हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो देखकर करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात की जाए, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, आपको पता ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है ना, वो कौन कौन सी विशेषता है। देखिए, यहाँ पर कृषि की प्रधानता है। भारत की बात की जाए तो कृषि की प्रधानता है, मतलब 50% से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं। और श्रम आधिक्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता की बात की जाए तो श्रम अधिक अर्थात लेबर सरप्लस है यहाँ पर, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, श्रम अधिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना भारत में वो कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। ये सारी जानकारी आप थोड़ा सा रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो 2-4 बात ध्यान रखिएगा। वैसे आपको पता ही है हल्का फुल्का, बस इनको देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए इन बातों को। हाँ, बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी अधिक है। ठीक है। और एक भारत जो है एक विकासशील देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर ली जाए, कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की जाए तो एक तो आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो उत्पादन के साधन है ना, साधन कहने का मतलब जो पूंजी उसमें लगाई जा रही है, या फिर जो श्रम लग रहा है, या फिर जो भूमि यूज की जा रही है, तो साधन का मतलब यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। साधन के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाएंगी, पूंजी, श्रम, भूमि आदि। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो उत्पादन के जो साधन है ना, उन पर अधिकार किसका होगा, निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का अधिकार होगा। ठीक, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट में, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट बोल रहा हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फॉर एग्जांपल, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया आपको अमेरिका, USA, जर्मनी है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, ये सब। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। ठीक, सरकार का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप रसिया, चाइना ये ले सकते हैं, रसिया, चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वहां पर निजी एवं सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक अर्थात सरकारी अर्थात गवर्नमेंट, दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, मतलब एग्जिस्टेंस होता है। दोनों क्षेत्र, दोनों वहां पर काम करते हैं, निजी क्षेत्र वाले भी, प्राइवेट सेक्टर वाले भी, और सरकारी अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी, मतलब सरकार भी। और आपको यही ध्यान रखना है कि भारत जो है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ऊपर मैंने लिख ही दिया है इसको, है यहाँ पर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, निजी अर्थात प्राइवेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि बाहरी देश से किसी प्रकार का, मतलब आयात निर्यात नहीं हो रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा हो। जैसे भारत जो है ना 1991 के पहले ऐसा ही था, उसके बाद 1991 में LPG लाया गया, उसकी इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक, तो बंद अर्थव्यवस्था के बाद बात की जाए, हाँ, राष्ट्रीय आय की बात की जाए, नेशनल इनकम की बात की जाए, तो ये इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम में, कि दादा भाई जो नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब? 1868 में, 1868 में। और ये किस में प्रकाशित की गई थी ये बात, किस पुस्तक में? ये पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में।
जिसको प्रकाशित किया गया था किसमें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के पश्चात 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। तो ये डेट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। किस कार्य के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ना इस समिति की, वो की थी पीसी महालनोबिस ने। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 1951 में, दूसरी 1954 में, पहली वाला ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हाँ 1951 में क्या होता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना होती है। 1951 में, डेट थोड़ा सा ध्यान रखिए। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कार्य के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसकी स्थापना होती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो विधियां हैं, विधियों में ये 3 नाम विशेष रूप से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे एक है उत्पादन विधि अर्थात प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि अर्थात प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है आय विधि अर्थात इनकम मेथड, व्यय विधि अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए उत्पादन विधि की बात की जाए तो हालांकि अभी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ेंगे ना, उसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं इसमें वो क्लियर हो जाएंगी, बट आपको इसमें नाम ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। उत्पादन विधि, नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आय विधि, उसके बाद व्यय विधि, तीनों नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, उत्पादन विधि में आप देख सकते हैं कि समस्त जो संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, कौन सा उत्पादन, कुल अंतिम उत्पादन, फाइनल प्रोडक्शन। अभी जीडीपी देखेंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी, अंतिम उत्पादन का मतलब क्या है, फाइनल प्रोडक्शन का मतलब। ठीक, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आय विधि की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता है ना, समस्त जितने भी संसाधन है, जितने भी संसाधन रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा अर्जित, उनके द्वारा जो कमाया गया है क्या, कुल आय, अर्जित, अर्नड, कुल आय। और इसमें क्या देखते हैं, इसमें तो अर्जित कुल आय देखते हैं। व्यय विधि में क्या देखते हैं, समस्त उपभोग, जितना भी उपभोग हुआ है अर्थात कंजम्पशन हुआ है या फिर खर्च हुआ है, उनका योग। ठीक, व्यय विधि में। चलिए, जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे इसमें फाइनल प्रोडक्शन, ये अंतिम उत्पादन, ये अभी क्लियर हो जाएगा जीडीपी जब देखेंगे तो। देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात की जाए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात की जाए, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो 3 बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो जीडीपी, एक जीएनपी और एक एनएनपी। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, जीडीपी की बात की जाए अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो ये किसी भी देश की भौगोलिक सीमा अर्थात जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष सामान्यतः 1 वर्ष का ही लिया जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। देखिए मान लीजिए ये कोई देश है, कोई भी देश है ये, अब इस देश के अपने नागरिक भी होंगे इस देश में और विदेशी भी होंगे। तो जीडीपी क्या बोलता है, जीडीपी क्या है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, ये भौगोलिक सीमा हो गई, ये बाउंड्री हो गई, तो भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अर्थात इस देश के अंदर जो भी हैं, नागरिक हैं तो नागरिक भी, विदेशी हैं तो विदेशी भी, दोनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा उस देश का। इसमें नागरिक और विदेशी दोनों आ जाएंगे इस देश की सीमा के अंदर। ठीक, ये इसका मतलब हुआ। हाँ, अंतिम वस्तुओं का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, बिस्किट बनता है, बिस्किट के लिए कच्चा माल में आप गेहूं को ले लीजिए। ठीक है, अब गेहूं को खरीदने में पैसे लगेंगे, फिर इसको पिसाने में पैसे लगेंगे, मतलब आटा बनाने में, फिर बेकिंग करने में पैसे लगेंगे, खर्च लगेंगे। अंत में मतलब ये प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बिस्किट तैयार हो जाएगा ना। ठीक है, बिस्किट ये तैयार हो जाएगा। तो बिस्किट तैयार होने के बाद इसका जो प्राइस फिक्स किया जाता है बिस्किट का, उसमें तो सब शामिल कर लिया जाता है ना, इसके पीछे जितने भी खर्च लगे हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है बिस्किट में। ठीक है, तो जब इसी में सब शामिल कर लिया गया है तो इसको देखने की क्या जरूरत है, गेहूं, आटा और ये जो बेकिंग में खर्च लगे हैं, मतलब पैसे लगे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अंतिम वस्तु जो बनकर तैयार हुई है, जैसे ये बिस्किट बनकर तैयार हुआ है, तो इसका जो मौद्रिक मूल्य है, इसी को अगर काउंट कर लेते हैं तो इसके पीछे जितनी भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं
वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, अलग से ऐड करने की जरूरत है नहीं। मान लीजिए इसमें गेहूं लगा था तो अब गेहूं का पैसा अलग से जोड़ेंगे, फिर गेहूं का पैसा तो इसमें जोड़ लिया गया है ना, जो बिस्किट बनकर तैयार हुआ है, बिस्किट जो मार्केट में आया है उसमें सारे पैसे ऐड कर लिए गए हैं, तो डबल ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी, एरर आ जाएगा। इसीलिए अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य है ना उसको काउंट किया जाता है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का। ये ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होती है ना, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी जो होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, मतलब जो परसेंटेज चेंज होता है ना एक वर्ष में, परसेंटेज जो चेंज होता है, ठीक ना, उसी को अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहा जाता है। जो बस ऐसे ही हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएनपी की बात की जाए अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाए तो ये किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो देश के अंदर में रह रहे हों या फिर बाहर में रह रहे हों, दोनों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के नागरिक, भारत के अंदर में जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उनके द्वारा जो सेवा दी जा रही है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है। और भारत के जो नागरिक विदेश में रह रहे हैं, विदेश में भी तो रह रहे हैं ना भारत के नागरिक, तो उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है कहां पर, विदेश में, और उनके द्वारा जो सेवा दी जा रही है उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा ना उनको, और भारत के अंदर जो नागरिक है उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, सेवा दी जा रही है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, दोनों के मौद्रिक मूल्य को मिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई देश है, देश के अंदर जो नागरिक हैं, ठीक, तो इस नागरिक के द्वारा, इन नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, सेवा दी जा रही है, इनका मौद्रिक मूल्य, और देश के बाहर जो नागरिक हैं, ठीक, इसी देश के नागरिक जो कि बाहर में रह रहे हैं किसी और देश में, इनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, जो सेवा दी जा रही है, सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, इनका जो मौद्रिक मूल्य है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। जबकि जीडीपी में क्या था कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत, ये मान लीजिए कोई देश है, इसका ये बाउंड्री है, इसकी ये बाउंड्री है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर ये एक नागरिक, मतलब ये नागरिक आ जाएंगे, इस देश के नागरिक आ जाएंगे, और इसमें विदेशी भी आ जाएंगे, विदेशी भी तो होंगे इसमें। तो जीडीपी क्या बोलता है कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर उस देश के जो नागरिक हैं और जो बाहर के लोग हैं, मतलब विदेशी हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या होता है, जीडीपी होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको दिखाने जाइएगा तो कैसे दिखाइएगा, ऐसे, ये हो गया जीएनपी, समझिएगा इस बात को, ये हो गया जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। अब एक बात देखिएगा, ये जीडीपी है, जीडीपी में तो विदेशी भी आ जाएंगे ना, हमें विदेशी को शामिल नहीं करना है, किसमें, जीएनपी में, तो विदेशी वाले को माइनस कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, ये एम विदेशी के लिए लिया है मैंने, यहाँ पर नोट कर दिया है नीचे में, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक, एम मान लेते हैं, एम है, जो विदेशी हैं उनके लिए एम यूज कर लिया। अब देखिए, अब जीडीपी में से आपने जैसे ही एम माइनस किया, यहाँ पर से इस विदेशी को काट दिया, क्रॉस कर दिया, तो केवल ये नागरिक बच गया, ये नागरिक वाला ऑप्शन बच गया इस देश के अंदर, मतलब इस भौगोलिक सीमा के अंदर में। लेकिन इस भौगोलिक सीमा के बाहर भी इसी देश के नागरिक रहते हैं, इनको भी शामिल करना है किसमें, जीएनपी में। तो ये जो बाहर वाले हैं ना, इनको प्लस कर दिया, प्लस 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 ऐड कर दिया, ये एक्स मान लेते हैं, जो बाहर में रह रहे हैं उनके लिए एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे ना तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, जगह नहीं है, ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जीडीपी प्लस, ये प्लस एक्स है, एक्स को पहले लिख देता हूँ, माइनस एम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है, उसको समझाने के लिए मैंने ये बताया। जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेश में जो अर्जित आय है देश के नागरिकों के द्वारा, वो एक्स है, ठीक है। तो जीडीपी में एक्स को तो ऐड कर दिया गया, बट जीडीपी में विदेशी भी होते हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा, वही यहाँ पर माइनस एम किया गया है। एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित, मतलब विदेशियों के द्वारा जो अपने देश में अर्जित आय है उनको माइनस करना पड़ेगा। जैसे भारत में जो विदेशी रह रहे हैं, वो जो अर्जित, मतलब आय अर्जित कर रहे हैं, आय पैसा कमा रहे हैं, उनको माइनस करना पड़ेगा, तभी जीएनपी मिल पाएगा, ठीक है। और हाँ, इसका क्या मतलब हुआ ये भी थोड़ा समझ लीजिए, जीडीपी प्लस ये जो है ना, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये एक्स क्या है, अपने देश के नागरिक के द्वारा जो आय अर्जित किया जा रहा है, कहाँ से, देश के बाहर से, देश के बाहर से। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, देश के बाहर से इतने रुपए आ रहे हैं, 100 करोड़, और देश के अंदर में जो विदेशी हैं वो भी तो यहाँ से, यहाँ के पैसे बाहर ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये कमा रहे हैं यहाँ पर 80 करोड़, ठीक, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 करोड़। कायदे से देखा जाए तो हमें 20 करोड़ का ही फायदा हो रहा है,
ठीक, 20 करोड़ ही हमें मिल रहे हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ विदेश से अर्जित शुद्ध आय, नेट इनकम इसको बोलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नेट इनकम कितने का हुआ यहाँ से, ये दोनों को माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा। वो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। हाँ, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं मतलब जितना क्या बोलते हैं, विदेशों से अर्जित आय है, विदेश से जितना आय अर्जित होकर आ रहा है, कमा कर ला रहे हैं, ठीक है, और देश में जो बाहर के लोग रहकर कमा रहे हैं, वो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो जीएनपी और जीडीपी बराबर हो जाएंगे। ये तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ये मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था में, क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्स और एम बराबर होंगे तो वहाँ भी जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। उसके बाद बात की जाए शुद्ध राष्ट्रीय आय की, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, एनएनपी की बात की जाए, तो ये क्या होता है, जीएनपी में से जो मूल्य का ह्रास होता है ना, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो वो शुद्ध राष्ट्रीय आय दे देता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है वहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, एनएनपी का मतलब देखिए, ये जीएनपी में से आपको क्या करना है, खाली मूल्य ह्रास को, जो मूल्य का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो माइनस कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एनएनपी मिल जाएगा। वही ऊपर लिखा गया है भाई, एनएनपी का मतलब क्या हुआ, ये जीएनपी मिल जाएगा ना यहाँ, जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय, ऊपर जो मैंने लिखा है। अब इसमें से आपको मूल्य ह्रास घटा देना है तो वो क्या दे देगा, एनएनपी देगा। थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये हल्का फुल्का आप ध्यान रख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक व्यक्ति के हाथ में कितनी आय हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, उसकी बात की जाए तो देखिए जो एनएनपी है मतलब टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जो कुल जनसंख्या है, अगर देश की बात की जाए तो देश की जो कुल जनसंख्या उससे भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी देश की। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी देश की आर्थिक जो वृद्धि है ना, ग्रोथ है, उसका सबसे उपयुक्त, सबसे एक्यूरेट जो मापदंड है, मेजर है, वो कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय ही है। इसी से पता चलता है उस देश की जो लाइफस्टाइल है, उस देश का जो जीवन स्तर है वो क्या है। ठीक है, तो किसी भी देश के जीवन स्तर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है क्या, प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर राज्य में बात की जाए भारत के अंदर, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, गोवा में, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम है, फिर दिल्ली है। सबसे कम की बात की जाए तो बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है। ठीक है, हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हिंदू वृद्धि दर जो है ना, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जो जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसके लिए जो बेस ईयर तैयार किया गया है, जो बेस ईयर है वर्तमान में जिसको आधार माना जाता है, तो बेस ईयर की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 2011-12। ठीक, इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय आय और जीडीपी की गणना की जाए, राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी की गणना की जाती है। एक बार जल्दी से औद्योगिक वर्गीकरण को देख लेते हैं, हालांकि ये सब जानते होंगे, सिंपल सी बात है। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो ये कौन से सेक्टर होते हैं, ये वे सेक्टर होते हैं, वे उत्पादन इकाई, वे प्रोडक्शन यूनिट्स जो उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि का, वानिकी हो गया, ठीक, वन से संबंधित, पशुपालन हो गया, ठीक, मछली पालन, खनिज निकालना आदि, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाए, सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो ये क्या होता है, कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल्स के रूप में प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से अपना कच्चा मटेरियल लेते हैं। ये वे उत्पादन इकाइयाँ हैं ना जो एक प्रकार के वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, गेहूँ को, ये क्या है, कृषि उत्पाद है, ठीक, इसको बदल दिया बिस्किट में, तो ये कहाँ पर होगा, द्वितीय क्षेत्र में होगा। एक प्रकार के उत्पाद से, एक मिनट, ठीक, एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करना, जैसे कारखाने हो गए, विनिर्माण, ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, विनिर्माण, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिजली उत्पादन, खनन, जल की आपूर्ति आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, इसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए, जिसका कि अन्य नाम सेवा क्षेत्र भी है, सर्विस सेक्टर है। यह वे उत्पादन इकाई है जो सेवाओं का उत्पादन करती है। सेवा कहने का मतलब, मान लीजिए पढ़ाया जा रहा है, ये सेवा देना हो गया। डॉक्टर जो हैं, ठीक, वो सेवा दे रहे हैं, वो सेवा का एक रूप है। ठीक है, तो ये जो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख सकते हैं, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल, सरकारी प्रशासन आदि, ये टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक योगदान है वो टर्शियरी सेक्टर का ही है। भारत में आर्थिक सुधार अर्थात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात की जाए तो देखिए उस टाइम में आर्थिक सुधार से पहले, रिफॉर्म से पहले भारत में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। तब जाकर आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हेल्प तो की, मदद तो की, लोन तो दिया इसने, बट कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पर। तो उन्हीं शर्तों के तहत ये आर्थिक सुधार को लाया गया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। इस रिफॉर्म को कैसे जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइम में जो वित्त मंत्री थे भारत के वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यही इसके प्रणेता हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो सुधार किया गया, ये रिफॉर्म लाया गया, इसको किस नाम से जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और ये नीति कब अपनाई गई? 1991 में। ध्यान रखिएगा, 1991 में, 1991 में। हाँ, इस नीति के तहत जो मुख्य रणनीति अपनाई गई वो कौन सी रणनीति थी? एलपीजी की। एलपीजी, ठीक है ना। एल अर्थात लिबरलाइजेशन, पी अर्थात प्राइवेटाइजेशन, जी अर्थात ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। और तीनों के मतलब की बात की जाए तो देखिए इनके मतलब क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। निजीकरण का तो आप जानते हैं, निजीकरण में ये मैं बता चुका हूँ। उदारीकरण के तहत जो अनावश्यक सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियां थी उनसे मुक्त कर दिया गया, उनसे सबको मुक्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उनमें भी ढील दी गई। ठीक, तो ये सारी बातें थी। वैश्वीकरण की बात की जाए तो देखिए 1991 से पहले, मतलब एलपीजी लाने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 में एलपीजी के तहत, मतलब वैश्वीकरण के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बाजार था, इसको खोल दिया गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये तो भी मैंने बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए, हालांकि ये मैंने बता दिया लेकिन फिर से देख लीजिए। आज़ादी से पहले ही, आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, 1868 में। हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा साथ में ही कि आज़ादी से पहले ही, ठीक है ना, ये भी आज़ादी से पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले आय की गणना किसने की? VKRV राव ने, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, VKRV राव। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं। प्रमुख शब्दावलियों में सबसे पहले बात करते हैं अवमूल्यन की, डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा जो है ना, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है, स्वदेशी मुद्रा, उसके मूल्य को कम करना। ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए $1 की कीमत अभी लगभग 85 रुपये है। ठीक है, सरकार क्या करती है? $1 की कीमत रुपया के मूल्य को गिराकर कितना कर देती है? मान लीजिए 170 रुपये। तो रुपये का क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन हो गया। $1 में अब 170 रुपये मिलेंगे। ठीक, इससे होगा क्या? देखिए यहाँ देख लीजिए, इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना वो क्या होता है? निर्यात को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब निर्यात कैसे बढ़ता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे $1 का 85 है ना, मान लीजिए, अच्छा $100 कितना हो जाएगा 85 के हिसाब से? 8500, 8500 रुपये। और ये एक जो अवमूल्यन किया गया उसके बाद कितना हो जाएगा? $100 मतलब 17,000 रुपये। 17,000 थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा बट आपको सुनाई तो दे ही रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ये 8,500, यहाँ पर 17,000। मान लीजिए ये पहले अवमूल्यन से पहले $100 में कोई भारत से चावल मंगा रहा था, यहाँ से चावल जा रहा था, मान लेते हैं कि 85 किलो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 85 kg। अब देखिए यहाँ पर $100 की जो कीमत है वो रुपए में कितनी हो चुकी है? 17,000 अवमूल्यन के बाद से। अब कितना चावल मंगा पाएगा वो? 85 दूनी 170 kg। तो निर्यात बढ़ेगा ना, लोग ज़्यादा सामान मंगाएंगे। अब समझ पा रहे हैं इस बात को, इसलिए निर्यात बढ़ेगा। इससे और क्या होगा? निर्यात तो बढ़ेगा बट आयात कम होगा, हम कम सामान वहाँ से मंगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ हम 85 रुपये में $1 का सामान मंगा पा रहे थे, मतलब $1 मिल रहा था हमें, अब वही हमें 170 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए। तो हमारे लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा ना किसी चीज़ को खरीदना, बाहर से मंगाना। इसलिए लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वो होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मुद्रास्फीति की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल सकता है, महंगाई, महंगाई का बढ़ना, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में अर्थात उसके मूल्यों में वृद्धि। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्की फुल्की वृद्धि हो तो ये चलता है,
अर्थव्यवस्था के विकास के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन जरूरी है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति जरूरी है, बट यहाँ पर लिखा है मैंने, सामान्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन अधिक वृद्धि हानिकारक है। जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो वो हानिकारक है। अस्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के ठीक उल्टा होता है मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, मंदी, ये मंदी की स्थिति है, ये है मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति कब हो जाएगी, जब लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, सामान तो है बट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, तो मंदी आ जाएगी। ये ठीक उल्टा होता है महंगाई के। महंगाई में क्या है, लोगों के पास पैसे बहुत हैं, जब पैसे बहुत होंगे, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को, पैसे जब बहुत होंगे तो सामान, जो बाजार में सामान है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो ये तो सही बात है, मुद्रा अस्फीति के केस में मंदी जब आएगी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कीमतों में गिरावट आ जाएगी। एक तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसके बाद से पैसे कम मिल रहे हैं तो लोग उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, खरीद भी नहीं रहे हैं तो उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है उत्पादन एवं व्यापार में कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। स्टैगफ्लेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, जब इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशन एक ही साथ हो। हाँ, उसके बाद बात की जाए, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, इन्फ्लेशन जब समझा दिया, डिफ्लेशन समझा दिया तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब महंगाई भी है, समझ रहे हैं ना, सामान का दाम बढ़ गया है, सामान का दाम भी बढ़ गया है और डिफ्लेशन भी है, मंदी भी है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक, सामान का दाम भी ज़्यादा है, महंगा है। डिफ्लेशन के केस में वैसे क्या होता है, सामान का दाम कम हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं है तो सामान का दाम कम करना पड़ेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई वैसे ही रहती है, दाम तो वैसे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन लोग खरीदते भी नहीं है, मंदी भी रहती है। ठीक, तो ये स्टैगफ्लेशन है। मुद्रा अपस्फीति की बात की जाए, डिसइन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो महंगाई है उस पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना, मतलब कोशिश ये करना कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे, पैसा कम रहेगा तो आराम से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अब पैसा कम करने के लिए अब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, मतलब आसानी से खरीद लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही, ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो। चलिए, उसके बाद मुद्रा संस्फीति की बात कीजिए, रिफ्लेशन की बात कीजिए तो इसमें जो मंदी आई रहती है ना, डिफ्लेशन आया रहता है, तो मंदी पर नियंत्रण करने के लिए, डिफ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना। इन्फ्लेशन कैसे लाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाए, बैंक रेट घटा दीजिए, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक, तो जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पैसा को कम करना, ज़्यादा करना मार्केट में, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, हालांकि उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हल्का फुल्का ये जो वर्ड लिखे, जो ये शब्द थे, जो भी वर्ड थे, इनका मतलब मैंने बता दिया है, इतना आप मोटा मोटी जानेंगे तो काम चल जाएगा। आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, सीमित संसाधन थे, और उन्हीं सीमित संसाधन का प्रयोग करके, उन्हीं को यूज करके हमारी जो आवश्यकताएँ थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो उन्हीं सीमित संसाधनों को सही ढंग से यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। इसमें एक फिक्स्ड, हर 5 साल के लिए एक टारगेट को फिक्स किया गया, ठीक है, और उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई। अब एक एक करके हम सारी बातें कर लेते हैं। जैसे इसके लिए क्या किया गया, एक योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग का जो गठन हुआ, डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950, डेट याद रखिएगा। इसका गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को। किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये तो हालांकि अब ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो हल्की फुल्की बातें हैं ना, इनको ध्यान रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर पाइएगा। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। पहले अध्यक्ष की बात की जाए योजना आयोग के, तो वो कौन थे, वही जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। चलिए, उसके बाद बात की जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जाए तो इसका जो गठन होता है वो होता है 6 अगस्त 1952 को। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि अब योजना आयोग की प्रासंगिकता उतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से मान लीजिए अगर गलती से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से, अब तो नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है ना योजना आयोग की,
तो नीति आयोग पर आप विशेष फोकस रखिएगा, बट योजना आयोग को भी देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, तो आप कम से कम इतना ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिए। देखिए लास्ट में हम नीति आयोग की बात कर लेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। हाँ, इसका काम क्या था? योजना निर्माण में राज्य की भूमिका सुनिश्चित करना। और यह भी जो है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये भी क्या है? संविधानेतर, मतलब गैर संवैधानिक निकाय ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। हाँ, इसका कार्य क्या था? योजना आयोग के द्वारा जो तैयार की गई योजनाएं थी उनको अंतिम रूप देना, अनुमोदन करना। ठीक है, अनुमोदन करना। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन अनुमोदित करता है योजना आयोग की जो योजनाएं हैं, तो वो कौन है? एनडीसी। चलिए अब एक एक करके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1951 से 56 तक, तो ये किस मॉडल पर आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें पहली जो योजना थी इसमें काय पर फोकस किया गया? किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया? कृषि पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम योजना में कृषि पर फोकस किया गया, इसके अलावा सिंचाई विद्युत भी है, बट कृषि जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी योजना ये किस मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस मॉडल। ये नाम याद रखिएगा। पहले वाले में ये नाम याद रखिएगा, हेरल्ड डोमर, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में ये पीसी महालनोबिस। हाँ, इसमें जो लक्ष्य रखा गया ना, मुख्य लक्ष्य भारी उद्योग और औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योग की स्थापना करना और औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाया गया। उसके अलावा भिलाई में भी, जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, क्या लगाया गया? इस्पात संयंत्र, इसी योजना के अंतर्गत। उसके बाद तीसरी योजना की बात की जाए, ये डेट देखते जाइएगा, 1961 से 66 तक। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? आत्मनिर्भरता का। लेकिन यह असफल रहा। क्यों असफल रहा? सबसे अगर असफल कोई योजना रही तो ये पंचवर्षीय योजना रही, तीसरी। ध्यान रखिएगा, क्यों असफल रही ये योजना? क्योंकि इसी टाइम में 1962 में, इसी बीच में चीन से भी युद्ध हुआ भारत का, और इसी टाइम में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ 1965 में। ठीक ना, आप समझ पाए होंगे इस बात को। चौथी योजना की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता का ये जो लक्ष्य है यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सका था, तो चौथी में भी, चौथी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, इसमें भी यही लक्ष्य रखा गया, और स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो क्रम से चल रहा है, 1951 से 56, 5-5 साल, 61 से 66, ठीक है ना, सॉरी 56 से 61, 61 से 66 क्रम से है, बट यहाँ पर गैप आ गया है। देखिए 66 के बाद से यहाँ से 69 आ गया है, तो जो गैप आया है ना उसको हम लास्ट में देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर गैप आया है, जहाँ जहाँ पर अवकाश आया है, ठीक है। पांचवी योजना की बात की जाए 1974 से 78 तक, ये 74 से 78 दिख रहा है, 79 होना चाहिए आपके हिसाब से, 79, लेकिन ये 4 ही वर्ष तक ये योजना चली थी, क्योंकि 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। देखिए इसके जो ये जो मॉडल है किस पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर आधारित है, डीपी धर मॉडल, ठीक है। इसका जो लक्ष्य था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के टाइम में, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी उन्मूलन का, सबसे पहली बार गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है कि 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद छठी योजना की बात की जाए, छठी, 1 मिनट जूम कर लेता हूँ मैं, छठी पंचवर्षीय योजना की बात कीजिए 80 से 85 तक, तो फिर वही गरीबी निवारण और रोजगार सृजन लक्ष्य रखा गया। 7वीं की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का अपडेट याद रख सकते हैं, 85 से 90, और फिर देखिए 90 के बाद से यहाँ पर गैप दिख रहा है, डायरेक्ट 92 से शुरू हुआ है। चलिए जो गैप है बाद में बात करेंगे उसकी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, इसका टाइम पीरियड जो है 1992 से 1997 तक, 1992 से 97 तक, ठीक है। ये जो योजना है ये किस पर आधारित है? डब्ल्यू मिरर मॉडल पर। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर, मानव संसाधन के विकास पर, मानव संसाधन के विकास का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद 9वीं की बात की जाए तो 97 से 2002 तक ये टाइम पीरियड है। इसमें सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया, ये लक्ष्य रखा गया। सामाजिक न्याय का एवं समानता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना की बात की जाए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक सेम लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड रहा 2007 से 12 तक। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया। समावेशी विकास का मतलब हुआ हर तबके तक विकास, हर तरह से विकास, ठीक है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया, डेवलपमेंट का। उसके बाद देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 2012 से 17 तक, इसी बीच में नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। हालांकि यह अंतिम योजना है, ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना है योजना आयोग के तहत, मतलब ये पंचवर्षीय योजना में अंतिम योजना है 2012 से 17। इसका जो लक्ष्य रहा वो क्या रहा, तीव्र, धारणीय अर्थात सस्टेनेबल एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। ये लास्ट वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डेट ध्यान रख सकते हैं, 2012 से 17 तक। उसके बाद जो योजना अवकाश हुआ था, बीच बीच में जो गैप आया था, कब कब आया था, 66 से 69 तक, 78 से 80 तक, 90 से 92 तक, ठीक है, जिसको प्लान हॉलिडे या फिर योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये जो गैप आ रहा है ना, इसके अंतर्गत एक एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। और इसी बीच में मतलब पहली वर्षीय क्या बोलते हैं, पहली एक वर्षीय योजना जो चलाई गई ना 1966-67 में, इसी के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि हरित क्रांति की बात हमने भूगोल में कर ली है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये एक पुस्तक है कि भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था, पुस्तक का नाम क्या है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1934 में, 1934 में। जिसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि भारत में नियोजन का पहला विवरण मिलता है किसमें, इसी पुस्तक में, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1934 में। उसके बाद एक ये नाम ध्यान में रख सकते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब होता है, 1938 में। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब होता है भाई, हरिपुरा अधिवेशन में विचार करने के बाद होता है, मतलब जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है उसमें विचार करने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता, मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि योजना आयोग पर इस आयोग को लाया गया है, नीति आयोग। नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है कि नीतियों के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में तेजी लाना। ठीक है। केंद्र और क्या है कि केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, हार्मोनी को बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच में हार्मोनी को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ठीक है। इसका और क्या उद्देश्य है कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, इसका उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें हैं, तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करना आदि। ठीक है ना। हाँ, अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये उपाध्यक्ष जो है ना वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन कुमार बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगढ़िया। ठीक है। वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कौन है, परमेश्वरन अय्यर। और पहली सीईओ कौन थी, सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सारी बातें थी, इंडियन इकोनॉमी की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।